हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो घर पे, नहीं कर रहे भाई? अच्छा चलो, आज 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नई शुरुआत लेके चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले चैप्टर से। उस चैप्टर से जो चैप्टर आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है, ना जाने उसमें से क्या पूछ लेंगे, और अब जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहोगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअली बच्चों, अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग के अंदर जो 11th में हमने पढ़ा था ना, वो इनफ है। वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है और फाइनल अकाउंट्स पे आके अकाउंटिंग हमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं 12th पे। तो फिर हम 12th में और 12th के बाद क्या सीखेंगे अकाउंट्स के अंदर? अब ये होगा, एक सेकंड जरा मैं अपना फोन साइलेंट पे करता हूं। हाँ जी बच्चों, तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग 12th में और 12th के बाद क्या सीखेंगे अकाउंट्स के अंदर। अगर 11th में ही सब कुछ खत्म हो जाता है तो बच्चों होता क्या है कि हमने जो 11th में अकाउंट्स में पढ़ा था ना, वो था सोल प्रोप्राइटर के बारे में। आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज दी गई थी कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा थोड़ा हर चीज का हमने एक हिंट लिया था। अब 12th में जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो इस बारे में होता है कि अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में किस किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है और उनके फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लूं, मेरे सामने एक जनरल स्टोर है, ठीक है, और एक ड्राई क्लीन का स्टोर है, ठीक है। दोनों में ही ट्रांजैक्शंस होती होंगी, दोनों ही अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर क्या दोनों की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेम होंगी? नहीं बच्चों। जो हमारे पास जनरल स्टोर है वो कुछ अलग ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा, और जो ड्राई क्लीनिंग का स्टोर है वो कुछ अलग ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा। रिकॉर्डिंग करने का तरीका दोनों का सेम होगा, मगर ट्रांजैक्शंस अलग अलग हो जाएंगी। और वही अब हमें सीखना शुरू करना है। अकाउंट्स में बेसिक बात करूं, अभी तक हमने सीखा था कि अगर कोई एक ओनर है तो बिजनेस कैसे होगा। अब हम 12th में क्या सीखेंगे कि एक से ज्यादा ओनर है तो बिजनेस कैसे होगा। कोई ओनर ही नहीं है, सिर्फ मेंबर्स हैं, तो बिजनेस कैसे होगा। कोई कंपनी है तो कैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह को रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब चीजें हम सीखना शुरू करेंगे, जिसमें से आज हम 12th का सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो जरा मैं अपने पास एक हेडिंग डाल देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? क्या इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे? बच्चों, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो वो सरवाइव कर ही कैसे सकती है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिना प्रॉफिट के तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। हमें जो अपने काम करने हैं, जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा ही कैसे करेंगे अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो कमाती है, तो इसका मतलब क्या? लॉस ही नहीं होगा, इसको लॉस भी हो सकता है। बच्चों, NPO बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग नहीं है। जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाना चाहती है, NPO भी प्रॉफिट कमाना चाहती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे लॉस हो सकता है, वैसे ही NPO को भी लॉस हो सकता है। समझो जरा। मगर जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, NPO का पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप, ये उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो NPO के मेंबर्स हैं, अभी समझेंगे हम कि जो NPO के मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना।
क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनपीओ बेटा क्या है? एक ऐसी संस्था है जहां पे लोग आके जुड़ते हैं, जो एक समान विचार रखते हैं उसमें आके जुड़ते हैं, और फिर वो संस्था उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कुछ गुड्स सप्लाई करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स को जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और फिर मुनाफा कमाना उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा सुनो जरा, मेरे साथ साथ लिखेंगे मीनिंग में, इसका मीनिंग लिखेंगे अपने पास। दे एक्यूमुलेट profit for the purpose of fulfilling their objective। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? उनका ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों जरा, मेरे पास एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन। बच्चों बिल गेट्स का नाम सुना है ना? ये उन्हीं की फाउंडेशन है, अमेरिकी फाउंडेशन है, और एक ऐसा एनपीओ है जो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा एनपीओ है। अच्छा एक अपने इंडिया का भी देख लेते हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ये अपने इंडिया का, विश्व का नहीं कह रहा हूं, इंडिया का वन ऑफ द बिग फाउंडेशन है, एक एनपीओ है। सबसे बड़ा नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, मतलब काफी बड़ा फाउंडेशन है अपने इंडिया का। इसी प्रकार से आप लोगों से जुड़ा हुआ सीबीएसई, ये भी तो एक एनपीओ ही हुआ। सुनो जरा मेरी बात, इसका काम क्या है? जो इसके मेंबर्स हैं, देखा जाए तो आप लोग भी इसके मेंबर्स हो, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या आपसे पैसा कमाना है, आपसे मुनाफा कमाना है? बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, वो तो हमसे प्रॉफिट ही कमाता है, खूब सारे पैसे हटते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, वो आपको कुछ सेवाएं प्रोवाइड करता है, आपको रिकॉग्नाइज करता है। आप एग्जाम पास करोगे तो उसकी मान्यता होती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पैसे हटना नहीं है, समझो इस बात को। तो हम कह सकते हैं सीबीएसई भी एक तरीके का एनपीओ है। अच्छा एक और एग्जांपल लूं, जैसे कि आईसीएआई। अब ये आईसीएआई क्या है बच्चों? जो सीए के एग्जाम्स होते हैं ना, जो कंडक्ट होते हैं, वो आईसीएआई, जैसे सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही आईसीएआई भी एक संस्था है जो कि सीए के एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये भी एक तरीके से एनपीओ है। अच्छा चलो जरा, अब हमें इसमें करना क्या है? भाई देखो अकाउंटिंग तो हमें आती है ना, जनरल एंट्री तो हम कर ही लेंगे, हमें बेसिक इसमें करना क्या है? जो एनपीओ होती है बच्चों, वो फॉलो करती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ ये हम नई चीज सीखेंगे भैया। हाँ बच्चों ये थोड़ा नया रहेगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और हमें सीखना क्या क्या इस चैप्टर में? एक हमें सीखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है भाई। और क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तो हम भैया पढ़ चुके पहले ही 11th में बच्चों। वो जो हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे वो फाइनल अकाउंट्स थे सोल प्रोप्राइटर के। अब जो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे ये होंगे एनपीओ के। तो भैया क्या इनके फाइनल अकाउंट्स अलग होते हैं? बच्चों मिलते जुलते होते हैं, बस नाम अलग हो जाएगा इनका। जैसे कि हमारे पास आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा
दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। अच्छा जी, तो ये तीन चीजें इसके फाइनल अकाउंट्स में आती है। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलो जरा अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। पहली बात जो हमें सीखनी थी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको सीखना शुरू करेंगे। तो क्या बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है? मैं आगे सिखाना शुरू करूं? भैया आप ना एक काम करो, इसकी फोटो और खींच लो और हमें वो सेंड कर देना। तो ठीक है, मैं इसकी एक फोटो और ले लेता हूं। अच्छा जी, तो मैंने भी इसकी एक फोटो ले ली है। बाकी आप लोगों ने अगर नहीं लिया है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। लो भाई, अब मैं इसको रब कर देता हूं जरा। अब सभी बच्चे पहले जरा मेरी बात सुनेंगे। मैं अपने पास जरा हेडिंग डाल दूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सभी बच्चे मेरी बात को जरा सुनेंगे और इस पे गौर करेंगे। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी मैं बस कुछ चीजें समझाऊंगा और मेरे साथ साथ जरा सोचना है कि आप लोग अगर मेरे पास बैठे होते तो उन चीजों का क्या उत्तर देते। अच्छा सुनो जरा बेटा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एनपीओ है ना, ये फंड्स पे काम करती है। फंड्स का मतलब हमें कोई चंदा देगा, ठीक है, हमें पैसे दिए जाएंगे, फिर हम उस पे काम करते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, अब मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है, और मुझे एक चेक दे गया। मेरे पास एक व्यक्ति आया और मुझे एक चेक दे गया। अब ये चेक मेरे पास है, उसने कहा जी लो आप अपने पास ही पैसे रखो और जो करना है इनसे वो करना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरा प्रॉफिट है या नहीं है? क्या ये मेरा मुनाफा है? बताओ जरा। अरे बच्चों सिंपल सी बात है, मुझे कोई पैसे दे गया और मुझसे कह रहा है जैसे मर्जी यूज करना, तो मेरा मुनाफा ही तो हुआ। अच्छा, तो मैं बताओ जरा इसकी एंट्री क्या करूंगा? इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा? गेन अकाउंट। हाँ या ना बच्चों, मेरा प्रॉफिट ही तो है। कोई मुझे पैसे देके चला गया तो मेरा प्रॉफिट ही तो हो गया, सिंपल सा। अच्छा, अब मैं इस बात को थोड़ा सा बदल देता हूं। जो मेरे पास चेक आया था, ये चेक मेरे पास आया था, अब वो बंदा मुझसे चेक वापस खींच रहा है, ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो कह रहा है नहीं, तुम इस पैसे को ऐसे खर्च नहीं कर सकते, तुम्हें इससे फर्नीचर खरीदना होगा। अब उसने क्या किया, मुझे पैसे तो दिए मगर पैसे के साथ साथ एक टेंशन दे दी। हाँ या ना? एक तो भाई पैसे दे गया, अब वो पैसों का ध्यान मुझे रखना है, और मुझसे कह गया कि भाई तुम्हें टेंशन क्या दे के जा रहा हूं कि तुम्हें इससे फर्नीचर खरीदना होगा। तो क्या अब मैं इसको गेन लिख लूं? अभी भी क्या मैं इसको गेन लिखूंगा? अब ये मेरे लिए गेन नहीं है, अब ये मेरे लिए क्या बन गया है? अब ये मेरे लिए टेंशन बन गई है। ओहो, अब ये मेरे लिए क्या बन गया है? बैंक अकाउंट डेबिट टू टेंशन अकाउंट। तो क्या मैं इसको पेपर में ये लिख के आऊंगा मेरे लिए टेंशन है? नहीं नालायकों, इसको लिखा जाएगा किस काम के लिए मिला है मुझे पैसा? फर्नीचर खरीदने के लिए। तो इसका नाम दे दूंगा फर्नीचर फंड अकाउंट। क्या लिखूंगा?
फर्नीचर फंड अकाउंट, जिस काम के लिए मिला है वो नाम मैंने अटैच कर दिया फंड के साथ, और ये नाम मेरे लिए क्या है, चिंता का विषय, क्योंकि जब तक मैं फर्नीचर खरीद नहीं लूंगा अब तब तक मेरे लिए ये टेंशन है। अच्छा सुनो जरा, अब होगा क्या, सेकंड एंट्री, जो मुझे पैसे मिले थे फर्नीचर खरीदने के लिए, मैंने अब उन पैसों से फर्नीचर परचेज कर लिया। तो बताओ जरा फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना बच्चों। जब मैं फर्नीचर खरीद लूंगा तो फर्नीचर मेरे पास आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो ये 1 लाख रुपए मुझे मिले थे और मैंने इस 1 लाख से अब फर्नीचर ले लिया, तो क्या मेरी चिंता अब पहले से कम हो गई है? हाँ भैया, जो चिंता हमें थी कि इस पैसे से हमें फर्नीचर खरीदना है 1 लाख का, अब वो फर्नीचर खरीदने के बाद टेंशन कम हो गई है। तो क्या बच्चों मैं इस टेंशन को हटा दूं? हाँ भैया, इस टेंशन को हटा दो। अब मैं अपने पास क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर फंड डेबिट टू कैपिटल फंड, क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। अब ये मेरा मुनाफा बन गया। बेटा मुनाफा तो है ही ना, जरा सोचो, मुझे कोई पैसे दे गया, अब मुझसे कह रहा है कि बिल्डिंग खरीद लेना, अब मैंने बिल्डिंग खरीद ली। भाई देखा जाए तो फर्नीचर खरीद लेना, अब मैंने वो फर्नीचर खरीद लिया तो मेरी टेंशन खत्म हो गई ना। भाई देखा जाए तो फर्नीचर मेरे पास मुफ्त में आ गया, नहीं आ गया, आ गया, तो मेरे लिए मुनाफा तो है ही ना बेटा, वो मुनाफा तो हर हाल में है। अच्छा अब जरा सुनना, ये कैपिटल फंड का मतलब क्या है। कैपिटल फंड को एनपीओ के अंदर आपने और भी नाम से सुना होगा, कॉर्पस, और क्या सुना होगा, जनरल फंड। बेटा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो एक छोटे से एग्जांपल को लेके चलते हैं, फिर बात को समझते हैं। लो मैंने लिखा अपने पास एक एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है सुनना जरा ध्यान से, रिसीव्ड ग्रांट ₹1 lakh for furniture and ₹5 lakh for building। ठीक है, उसके बाद है परचेज्ड फर्नीचर of ₹80,000 and building for ₹4,80,000. Organization uses capital fund account। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 2 चंदे प्राप्त हुए। पहला था 1 लाख रुपए फर्नीचर के लिए, अच्छा जी। दूसरा था 5 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए, ठीक है जी। हमने फर्नीचर लिया 80,000 का और हमने बिल्डिंग ली 4,80,000 की। कैपिटल फंड के थ्रू एंट्री की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बताओ क्या क्या एंट्री की जाएगी। तो बच्चों एक बार पॉज करके जरा देखना, क्या आप लोग इसकी एंट्री कर पा रहे हो? मैं तो अभी करवा ही रहा हूं, फिर इनको चेक करना। लो पहली एंट्री क्या होगी अपने पास, पैसा आया बैंक डेबिट, किस चीज के लिए आया, फर्नीचर खरीदने के लिए, तो टू फर्नीचर फंड अकाउंट, और 2 बिल्डिंग खरीदने के लिए।
बिल्डिंग फंड अकाउंट कितना कितना आया भाई, 1 लाख आया फर्नीचर का और बिल्डिंग का आया 5 लाख। अच्छा जी, तो बैंक में कितना इकट्ठा हो गया 6 लाख रुपए, जिसमें से हमने परचेज किया 80,000 रुपए का फर्नीचर और 4,80,000 की बिल्डिंग। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 80,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4,80,000 और 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, पैसे गए हमारे पास से 80,000 और 4,80,000, ये हो गया 5 लाख, है ना भाई, 60,000 रुपए। अच्छा जी, चलो बच्चों मेरी मैथ जरा तुम्हें पता ही है कैसी है, तो प्लस माइनस का देखते रहना, बाकी एंट्री समझ में आनी चाहिए जो हमें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, तीसरी एंट्री। अब जो पैसा बच गया वो तो हमारे पास चिंता बना ही रहेगा, जैसे कि भाई 1 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए थे फर्नीचर के लिए, जिसमें से मैंने यूज कितने कर लिए 80,000, तो बचे कितने पैसे 20,000 रुपए, वो तो मेरे लिए चिंता बने ही रहेंगे, मगर जो 80,000 की मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया है अब ये मेरे लिए चिंता नहीं रहा, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल फंड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास भाई, फर्नीचर का जो फंड था डेबिट कितने से, सेम अमाउंट 80,000 से। दूसरा बिल्डिंग के लिए भी एक फंड था डेबिट कितने से, 4,80,000 से, टू कैपिटल फंड। अच्छा कितना हो गया ये 5,60,000। लो भाई भैया ये तो समझ में आ गया, पर अगर आप इसकी हमें बैलेंस शीट और बना के दिखा दें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बैलेंस शीट और सीख लो इसकी। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं कर लिया? कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी इसकी एक फोटो ले लेता हूं अपने पास। लो भाई, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं जरा इसको रब कर दूं और आप लोगों को बैलेंस शीट बना के दिखा दूं इसकी कैसे बनेगी। हाँ भैया, इसकी बैलेंस शीट और बनाना। लो भाई, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और फिर नोट करेंगे। देखो सर, हमने बनाई इसकी एक बैलेंस शीट। अब समझने वाली बात क्या है, मैं ट्रांजैक्शन के साथ साथ ही बैलेंस शीट में फेरबदल करता जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मैं वैसे वैसे ही बैलेंस शीट को भी चेंज करता जाऊंगा, लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो जरा, सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास कुछ फंड आया, फर्नीचर फंड आया और बिल्डिंग फंड आया। क्योंकि बच्चों मेरे लिए ये टेंशन है, तो इसका अमाउंट कहां जाना चाहिए, लायबिलिटी में। हाँ या ना, लायबिलिटी में। और जब पैसा आया उससे मेरा बैंक अकाउंट बन रहा है, तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड, यानी कि एसेट साइड में। तो लिख दूं जरा, हाँ लो भाई, फर्नीचर फंड 1 लाख रुपए, उसके बाद बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए। अच्छा जी, अब सुनना जरा, यहां पे लिखूंगा बैंक, एक तो 1 लाख रुपए फर्नीचर फंड के, दूसरा 5 लाख रुपए बिल्डिंग फंड के। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 6 लाख रुपए। अब मैंने सेकेंड एंट्री में क्या किया, फर्नीचर खरीदा 80,000 का, बिल्डिंग खरीदी 4,80,000 की। तो देख रहा आप मेरे पास क्या हो रहा है,
मेरे पास कुछ फर्नीचर आया 80,000 का, जो पैसा बैंक में से कम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, फर्नीचर आ गया। दूसरा आ गया मेरे पास बिल्डिंग 4,80,000। लो भाई, बिल्डिंग भी लिख देते हैं। बिल्डिंग 4,80,000 और मेरे अकाउंट से 4,80,000 रुपए और चले गए। अब बताओ जरा, ये अमाउंट कितना रह जाएगा? भाई 6 लाख था, जिसमें से 5,60,000 चले गए, तो बचे 40,000 रुपए। लो भाई, ये भी हो गया। सेकेंड एंट्री तक हम लोग मैच करते हुए चल रहे हैं ना। अब चलते हैं आगे लास्ट, कि भाई जितने क्या फर्नीचर ले लिया और जितने की बिल्डिंग ले ली, उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड में। कैसे करेंगे? भाई जो फर्नीचर था, अब मेरी फर्नीचर की टेंशन 1 लाख रुपए की नहीं रही। 1 लाख में से मैं 80,000 का फर्नीचर खरीद चुका, तो अब ये चिंता केवल 20,000 रुपए की रह गई। ऐसे ही बिल्डिंग फंड के अंदर 5 लाख की चिंता में से मैंने 4,80,000 कम कर दिया, तो चिंता कितने की रह गई? 20,000 रुपए की। और ये अमाउंट 80,000 का, 4,80,000 का कहाँ चला गया? कैपिटल फंड में। भाई मेरे मुनाफे में चला गया ना। ये कितना जाएगा? 80,000 एक और 40,000 दूसरा। कितना हो गया? 5,60,000। और हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। 6 लाख 6 लाख। बच्चों, ये था बिल्कुल बेसिक, कि भाई जो बुक में लिखा हुआ है वो चेक तो कर लें कि उन्होंने सही भी लिखा है नहीं लिखा, हाँ या ना। तो हमने अकाउंटिंग करके देखा कि जो उन्होंने बुक्स में दे रखा है, जो बुक्स में लिख रखा है, बता रखा है, वो सही बता रखा है। अब इसको और ज़्यादा कैसे मोल्ड करना है, इसके अंदर और क्या क्या वेरिएशन आ गई हैं, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगी, और हम चलेंगे इसको करते करते आगे, और चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय।